Hi. Good morning. Good morning, Sanya. Good morning, Saina. Very good morning. I'm totally good. I'm fine. Yes. All right. So let's initiate. Let's start with the session. Today we are going to talk about proteins. A little bit about proteins. We'll talk about lipid. We'll talk about amino acids, different types of amino acids, एक्सेट्रा. ओके, सो इसके पहले जो भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास वी हैव डन विद द अमीनो एसिड्स एंड इट्स structure, right? And how it becomes acidic and how it becomes basic. So amino acid we have done with amino acid. Very interesting thing, amino acid, because we know we have protein structures all over in your body. I mean, your body is completely made up of proteins, and that we are going to talk about here, about proteins, about amino acid. So in this particular section we are going to deal with the different types of amino acids and how it becomes acidic, how it becomes basic, how it forms your proteins, what is polypeptide. Then we'll talk about lipid. Okay, we'll talk about lipids, we'll talk about different types of lipids, etc. Now, first thing we are going to talk here is isoelectric point, or we can say, yes, essential, non-essential, we have done already. Today we are going to talk about metabolite. So let's start with the metabolite and then we'll move on to the isoelectric point, right? So first thing we are going to discuss here is primary and secondary metabolite. Secondary metabolite. All right. So what is metabolite? In this particular point, we have to I mean, the name indicates something very interesting. Metabolite. So we know what is metabolism, and metabolite is just a product. What we get, simplest product from the reaction is called metabolite. मेटाबोलाइट किसे कहते हैं? मेटाबोलाइट वो होता है जो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है. ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है, दैट इज कॉल्ड मेटाबोलाइट. ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेटाबोलाइट. व्हाट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट हियर? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट किसको कहते हैं एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट किसको कहते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में बताया था, बट स्टिल हम वो बताने जा रहे हैं. ऐसे मेटाबोलाइट या ऐसे प्रोडक्ट जो हमें मिल रहे हैं फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन, ऐसे प्रोडक्ट जो कि डायरेक्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है. किसी भी प्लांट के या किसी भी एनिमल के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के डायरेक्ट ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, इन सब में जो इन्वॉल्व होता है उसको कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट. ठीक है, सो इट इज इन्वॉल्व्ड directly in the growth and development of any organism. हम उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट. सो ये हमारे बॉडी में जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, ये उसका एक पार्ट है, हम कह सकते हैं. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट की वजह से प्राइमरी मेटाबोलाइट डायरेक्टली उस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, उस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है. ठीक है, दैट इज योर प्राइमरी मेटाबोलाइट. एग्जांपल के तौर पे हमने बताया था एथेनॉल है, अमीनो एसिड है, लैक्टिक एसिड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. तो दिस इज योर प्राइमरी मेटाबोलाइट, व्हिच मींस हम कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो वहां पे कोई जो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है. ठीक है, ग्लूकोज क्या होगा? टूटेगा तो क्या बनेगा? मे भी हो सकता है कि एथेनॉल बने, या मे भी हो सकता है आपका क्या बने, यहाँ पे एथेनॉल बने या लैक्टिक एसिड बने, या हो सकता है कि ये ग्लूकोज भी बने. नहीं, टूटकर, आई मीन सॉरी, ग्लूकोज नहीं, कार्बोहाइड्रेट टूटकर, कार्बोहाइड्रेट टूटकर सिंपल ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज टूटकर
एथेनॉल, लैक्टिक एसिड या CO2 प्लस समथिंग लाइक दैट, वैसा बने। प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन टूटकर क्या बनेगा, प्रोटीन यहाँ पे टूटकर अमीनो एसिड बनेगा। अमीनो एसिड एक रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन से बना हुआ बाई प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो यहाँ पे बन रहा है, दिस इज योर प्राइमरी मेटाबोलाइट, यानी मेटाबॉलिज्म के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज योर प्राइमरी, जो पहले प्रोडक्ट मिल रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म के बाद जो हमें पहला प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज योर प्राइमरी। प्राइमरी मींस वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है, उसका दिया जाता है प्राइमरी यानी बेसिक। फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज प्राइमरी, है ना, विच मीन्स आप जब भी स्कूल में जाते हैं व्हाट यू सी देयर, स्कूल में जब भी जाते हैं तो पहले क्या होता है, प्राइमरी एजुकेशन होता है। आपने सुना है? यस, क्या होता है, प्राइमरी एजुकेशन होता है। और वो प्राइमरी एजुकेशन, यस, प्राइमरी स्कूल यानी फर्स्ट स्कूल, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड जाते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड जाते हैं, वो सब प्राइमरी स्कूल है। उसके बाद आता हायर क्लासेस, उसके बाद आता हायर सेकेंडरी, यानी प्राइमरी जो पहले पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज प्राइमरी स्कूल। जैसे वैसे ही हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, उन सारे मेटाबॉलिज्म का पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे पहले प्रोडक्ट, पहला उसको मेटाबोलाइट कहेंगे, एंड दैट विल बी योर प्राइमरी मेटाबोलाइट, दैट विल बी योर प्राइमरी मेटाबोलाइट। सो व्हाट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट? प्राइमरी मेटाबोलाइट के अलावा जो एडिशनल बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद नहीं करेंगे, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट है लाइफ को चलाने के लिए, दैट इज योर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। गेटिंग माय पॉइंट? प्राइमरी मेटाबोलाइट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट or reproduction or any other process of an organism. It is a key component for the growth and development, right? It is very essential for growth. Primary metabolite example हमने दिया अमीनो एसिड का, हमने दिया एथेनॉल का, लैक्टिक एसिड का। यस, ये क्या है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब कि वो कोई मेजर रोल प्ले नहीं करता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट नहीं है वो, ठीक है, वो डायरेक्टली कोई मेजर रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है, बट वो एसेंशियल होता है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, या फिर हमारे बॉडी को चलाने के लिए, नॉट ओनली फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हमारे बॉडी के अदर चीजों के लिए। फॉर एग्जांपल कोई हमें रोग लग गया, हमें कोई क्या लग गया, रोग लग गया, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें बैक्टीरिया ने जकड़ लिया है, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल प्राइमरी मेटाबोलाइट वो कहलाएगा, ग्रोथ हार्मोन कह सकते हैं। हम खाना खाते हैं, हम खाना खाए, खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिला, एनर्जी के बाद सेल्स को एनर्जी मिला, न्यूट्रिशन मिला, हम ग्रोथ किए, हमारा डेवलपमेंट हुआ, बॉडी मसल्स बने, हमने प्रोटीन लिया, बॉडी मसल्स बना, है ना। उसके बाद क्या किया, हम फैट्स लिए, बहुत सारी चीजें हम लेते हैं, विटामिन लेते हैं, हमारे बॉडी का हर एक स्किन हमारा ग्लो करता है, आंख हमारा बहुत तेज काम करता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब एसेंशियल है, ठीक है, सब एसेंशियल है, और ये हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ये सब क्या आएगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट में आएगा। बट हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करेगा, लेकिन हमारे जीवन को आसान करने के लिए, ठीक है, हमारे जीवन को आसान करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, भले वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, लेकिन हो सकता है कि वो प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वो हो सकता है कि हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो, लेकिन वो प्लांट के लिए क्या हो, प्लांट के लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक जब हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जब हमें कोई रोग लगता है तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं, ठीक है, मान लो कि हमें कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखेगा, हम एंटीबायोटिक लेंगे। जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं क्या होता है, हमें रोग लगा, बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ, हमने एंटीबायोटिक लिया, हमें रोग ठीक हो गया। यानी अगर रोग नहीं ठीक होता तो हम प्रॉब्लम में चले जाते, हो सकता कि हम कुछ भी हो सकता था हमें,
लेकिन हमने एंटीबायोटिक लिया। एंटीबायोटिक क्या हमेशा लेते रहना जरूरी है क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए? नहीं, शरीर में हमेशा उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब जरूरत चाहिए वो हम लेते हैं। वो एंटीबायोटिक कहां से निकाला जाता है? बहुत सारे अलग अलग माइक्रोब से निकाला जाता है, जो उसके लिए वो वेस्ट है। माइक्रोब क्या करता है? वो कुछ केमिकल रिलीज करता है जो उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, वो हम यूज कर लेते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस जो हम यूज करते हैं, फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, कलर के लिए जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो प्लांट का वेस्ट होता है। वो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने जीवन में उसका ओके, आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक, ओके। सो बहुत सारे ऐसे मेटाबोलाइट होते हैं, ठीक है, जो हमारे इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो, जैसे हमारे बॉडी में वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेंगे एंटीबायोटिक, वो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमारा जीवन चलता रहा है, हमें कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है? हम ठीक हो जाते हैं, है ना। सो ये सब क्या है? ये हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, यानी हमारे जीवन में एसेंशियल नहीं है कि हम लेना ही जरूरी आवश्यक है, लेकिन ये कभी कभी हमारे जीवन को सुचारू रूप से सही से चलाने के लिए जरूरी हो जाते हैं, ठीक है, और वो कहलाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। यानी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो बाकी सारे फंक्शंस के लिए, थोड़े मोड़े फंक्शंस के लिए वो काम करते हैं, ठीक है। वो सब आएंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? अमीनो एसिड्स के बारे में, है ना। अमीनो एसिड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अमीनो एसिड में हमने अभी तक स्ट्रक्चर्स उसके देख लिए, उसको हमने देखा कि एसिडिक क्या होता है, अल्कलाइन क्या होता है ना। उसके बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज्विटर आयन फॉर्म। आपके बुक में आई थिंक थर्ड पेज में टॉप में आपको ज्विटर आयन फॉर्म के बारे में दिया होगा। यानी ज्विटर आयन फॉर्म वो होता है, वो अमीनो एसिड होता है जिसमें इक्वल चार्जेस हो, यानी बैलेंस्ड चार्जेस हो, यानी न्यूट्रल चार्जेस हो। यहाँ पे न्यूट्रल हो, ठीक है, या ही ना ही वो एसिडिक हो ना ही वो बेस हो, वो न्यूट्रल हो। एक ही अमीनो एसिड में दोनों एसिडिक और बेस, जिसमें कोई नेट चार्ज नहीं हो, जीरो हो, नेट चार्ज क्या हो? जीरो हो। ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या कहेंगे? ऐसे अमीनो एसिड के फॉर्म को हम ज्विटर आयन फॉर्म कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ज्विटर आयन वो होता है जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है। वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, वो न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है, ठीक है, न्यूट्रल अमीनो एसिड, उसको हम ज्विटर आयन फॉर्म कहेंगे, ठीक है।
और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो होता है, व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को क्या क्या कहते हैं? तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द अमीनो एसिड इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन विथ नो नेट चार्ज। आइसोइलेक्ट्रिक यानी ऐसा अमीनो एसिड, ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे कोई चार्ज ना हो, ज्विटर आयन फॉर्म में हो लेकिन उसमें कोई भी चार्ज नहीं हो। चार्ज यानी इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो उसमें कोई चार्ज ना हो, यानी वहां पे चार्ज है वो नेट चार्ज कोई वहां पे हो ही ना, बैलेंस्ड हो, न्यूट्रल हो, दैट इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस में क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, हमने देखा ना सोल्युबिलिटी के वजह से अमीनो एसिड सोल्युबिलिटी क्या डिफर करता है, एसिडिक है, बेसिक है, ये सब चीज हमने देखा, राइट। चलो, हमारे अमीनो एसिड क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा सा, है ना। तो आप लोगों ने एनसीईआरटी का डायग्राम हमें कुछ लोगों ने भेजा, कुछ लोगों ने नहीं भेजा। एसिडिक अमीनो एसिड हम किसको कहते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड वो होता है, ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। हम उसको कह सकते हैं कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, 7 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, 7 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। नंबर 1, फर्स्ट वन विल बी योर एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। Second one will be your basic amino acid. Third one is your neutral amino acid. All right, neutral amino acid. उसके बाद होते हैं चौथा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। अल्कोहलिक अमीनो एसिड, alcoholic amino acid. Sixth one will be your aromatic amino acid. And seventh one will be your heterocyclic amino acid. Heterocyclic amino acid. So there are 7 types of amino acid. Acidic, basic, neutral, तीनों तो पता ही है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, अल्कोहलिक, एरोमेटिक एंड हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड। नोट कर लीजिए इसको, और हम लोग एक एक करके अभी हम देख के बताएंगे आपको इसमें कौन कौन सा अमीनो एसिड आता है। नंबर 1 एसिडिक अमीनो एसिड, यानी इसमें क्या होगा, इसमें अमीनो ग्रुप क्या होंगे, अमीनो ग्रुप का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी हमारे जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये है, ठीक है। मान लो, अच्छा मानने का जरूरत ही नहीं है, सही बात है। ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिड है, और ये क्या है, बेस है ना, ये एसिड है और बेस है। नाउ अगर इसका क्वांटिटी ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, ये अमीनो एसिड एसिडिक होगा, इसका क्वांटिटी ज्यादा होगा वो बेसिक होगा, दोनों अगर बराबर होंगे तो न्यूट्रल होगा, ये तो सबको पता है ना। So the amino acid that have an extra carboxylic group that is called as acidic amino acid. Example क्या क्या है हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहला जो अमीनो एसिड है हम उसको लिखेंगे ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट। इसका फर्स्ट क्या है, ग्लूटामेट, इसको हम ग्लूटामिक एसिड भी कह सकते हैं, ग्लूटामेट। दूसरा क्या है, दूसरा अमीनो एसिड है अस्पार्टेट, ठीक है। दूसरा क्या है,
अस्पार्टेट, या हम इसको अस्पार्टिक एसिड भी कह सकते हैं। तो ये दो अमीनो एसिड है जो जो एसिडिक है। क्या है? एसिडिक अमीनो एसिड में आएगा। यानी ग्लूटामेट को हम ग्लूटामिक एसिड भी कह सकते हैं, अस्पार्टेट को हम अस्पार्टिक एसिड भी कह सकते हैं। यस, अस्पार्टिक एसिड भी कह सकते हैं, ग्लूटामेट एंड अस्पार्टेट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है हमारा बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड क्या है? एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें अमाइन ग्रुप बहुत ज्यादा है। कौन कौन से हैं? पहला है आर्जिनाइन, अमीनो एसिड क्या है? आर्जिनाइन। दूसरा है लाइसिन, आर्जिनाइन एंड लाइसिन, यहाँ पे दो अमीनो एसिड है जो बेसिक अमीनो एसिड में आता है। किसमें आता है? बेसिक अमीनो एसिड में आता है, आर्जिनाइन एंड लाइसिन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड का, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्या आएगा? एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। और ये एग्जांपल क्या होगा? ग्लाइसिन, एनालाइन एंड वेलाइन। क्या होगा? ग्लाइसिन, एनालाइन एंड वेलाइन। ठीक है, ग्लाइसिन, एनालाइन एंड, ग्लाइसिन का स्पेलिंग गलत है, ग्लाइसिन, एनालाइन एंड वेलाइन। क्लियर है? ये तीन अमीनो एसिड आएंगे न्यूट्रल, जिसमें बेसिक और एसिडिक ग्रुप दोनों क्या होंगे? एक समान, बराबर होंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में कौन कौन सा अमीनो एसिड आएगा? सल्फर कंटेनिंग वो होते हैं जिसके अमीनो एसिड पर सल्फर होता है। यानी यहाँ पे जब ऐड होते हैं तो यहाँ पे सल्फर ऐड होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये सब बराबर सेम रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे कोई चेंजेस अटैचमेंट आएंगे तो वहां पे सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड ऐड होंगे या मॉलिक्यूल ऐड होंगे, और वो क्या बन जाएगा? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिस्टीन, एनानाइन, ये क्या होता है? एनानाइन अमीनो एसिड हमने नाम नहीं सुना है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, मे भी हो सकता है कि 500 में कोई एक अमीनो एसिड हो, आई डोंट नो। एनानाइन हमने अभी नहीं नाम सुना है, और ना ही आगे हम लोग कभी सुनेंगे। इस 20 एसेंशियल अमीनो एसिड में इसका नाम नहीं आएगा, एनानाइन नहीं आएगा। ठीक है, अलानाइन होता है। ठीक है, अलानाइन नहीं, अलानाइन के साथ साथ और भी कई सारे अमीनो एसिड है, एक जैसे दिखने वाले होते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे लाइसिन है और ल्यूसिन है, दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग है। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे कि एनसीईआरटी में कौन कौन से अमीनो एसिड के बारे में दिया हुआ है, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। राइट, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, इसमें क्या होगा? सल्फर होगा, यानी इस पॉइंट पे सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल अटैच होंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल सोचिए, सोच के मुझे बताइए तो एग्जाम्पल क्या हो? क्या क्या आएंगे? कम ऑन, कई सारे लोगों ने यहाँ पे आंसर्स दिया है ना? हमारे जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, कौन कौन सा अमीनो एसिड है यहाँ पे? सिस्टीन, मेथियोनाइन। हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आएगा आपका सिस्टीन, मेथियोनाइन, CYSPEINE, सिस्टीन,
METHIONINE, मेथियोनाइन। ठीक है, सिस्टीन एंड मेथियोनाइन, ये किसमें आएंगे? ये आएंगे आपके होमोसिस्टीन। ओके, होमोसिस्टीन सिस्टीन, बात बराबर है। ठीक है, ये किसमें आएंगे? ये आएंगे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में। नेक्स्ट आता है अल्कोहलिक अमीनो एसिड। तो इस पॉइंट पर क्या ऐड होगा? अल्कोहल या कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो सकता है, एंड दैट टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड अल्कोहलिक अमीनो एसिड। जैसे सेराइन, थ्रियोनाइन, ठीक है, जैसे आएगा आपका सेराइन, थ्रियोनाइन एक्सेट्रा, ये क्या होंगे? अल्कोहलिक अमीनो एसिड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एरोमेटिक अमीनो एसिड। क्या प्रॉब्लम है कल्याणी? क्या डाउट है, बोलिए। अभी बीच में डाउट पूछना सही है, सोचिए, एक फ्लो से जा रहे हैं। एनीवेज, आपने अभी जब हाथ उठा ही लिया, प्लीज टेल मी व्हाट इज योर डाउट। थोड़ा जल्दी बोलते तो आगे हम लोग बढ़ जाते, है ना। एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या है? एरोमेटिक अमीनो एसिड वो होता है जिसमें आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, ये हमारा जो अमीनो एसिड है क्या फॉर्म करता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर, और उसमें हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो एसिड साइड चेन की तरह अटैच रहते हैं। आपको हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको। ठीक है, यानी एरोमेटिक अमीनो एसिड वो होता है जिसमें अमीनो एसिड एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, वन इज साइक्लिक एंड सेकंड इज नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो हम लोग दो स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एरोमेटिक वो होगा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा और उसमें साइड चेन के रूप में कार्बोक्सिलिक और अमीनो एसिड, आपको अमीनो ग्रुप जो है वो जुड़े रहेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या है? फेनिलएनालाइन, ट्रिप्टोफैन एंड टाइरोसिन। फेनिल एलानाइन, ट्रिप्टोफैन एंड टाइरोसिन, है ना। फेनिलएनालाइन, ट्रिप्टोफैन एंड टाइरोसिन, ये क्या है? ये तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड में आता है। क्लियर है? हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि साइक्लिक क्या होता है। क्या पूछ रही है भाई कल्याणी? सर एसिड और बेस न्यूट्रल होगा जब सल्फर अमीनो एसिड है। दैट इज डिफरेंट। एसिडिक होगा कि बेसिक होगा वो अलग बात है। यहाँ पे बात ऐसा है कि आपको ग्रुप में या फिर आपके अमीनो एसिड में सल्फर कोई भी ऐसा चेन फॉर्म होगा। जैसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल अटैच होता है, जरूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल अटैच होता है। यहाँ पे कई सारे चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं, लेकिन उसमें कोई मॉलिक्यूल आपको जब अटैच हो रहा है उसमें सल्फर होगा और वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बन जाएगा। जो भी मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो रहा है, मे भी हो सकता है एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, जो भी अटैच हो रहा है यहाँ पे उसमें सल्फर होगा। और दैट इज डिफरेंट, दैट डज नॉट आई मीन दैट विल नॉट इंटरफेयर बिटवीन द एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप ऑफ योर अमीनो एसिड। ये भी हो सकता है कि उसमें अमाइनो ग्रुप ज्यादा हो या एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्योंकि अगर उस अमीनो एसिड में सल्फर अटैच है, दैट विल कॉल इट सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, इट विल नॉट इंटरफेयर विद द एसिडिक और बेसिक ग्रुप। ठीक है, राइट। तो एरोमेटिक है ये तीनों। नेक्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड।
हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड दैट हैव नाइट्रोजन इन इट्स रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर यानी क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर यानी क्लोज्ड स्ट्रक्चर। सो हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड वो होता है जिसमें नाइट्रोजन आते हैं। यस, क्या आते हैं? नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो एसिड हो सकता है ये, ठीक है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो एसिड, हम उसको कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड। यानी ऐसे अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर, उसमें नाइट्रोजन हो। एग्जांपल हिस्टिडाइन एंड प्रोलाइन। एग्जांपल हिस्टिडाइन एंड प्रोलाइन, ठीक है, ये होगा आपका हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड। यानी नाइट्रोजन होना चाहिए इसमें, इसके रिंग स्ट्रक्चर में। जब ये रिंग स्ट्रक्चर अमीनो एसिड बनाता है या प्रोटीन बनाता है, वहां पे इस अमीनो एसिड के पास क्या होना चाहिए? इस अमीनो एसिड के पास नाइट्रोजन बेस होना चाहिए, नाइट्रोजन यहाँ पे होना चाहिए। नाइट्रोजन होगा तो वो कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। अगर वहां पे क्या होगा? अगर वहां पे व्हाट इज दिस, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे अगर कोई कोई यानी ये अगर मान लीजिए कि कोई ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो ये क्या होगा? यहाँ पे एरोमेटिक अमीनो एसिड होगा, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स, हम आगे आगे स्ट्रक्चर्स पे देखते जाएंगे तो हम लोग समझ जाएंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे तो, कि क्यों ये कह रहा है। आपका ऑलरेडी जो बुक में स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो सब में ये सारे अमीनो एसिड के बारे में बताया है कि सल्फर कंटेनिंग क्या है, सबका डायग्राम दिया हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था कि डायग्राम बनाकर मुझे भेजिएगा। है ना? ओके, नेक्स्ट अमीनो एसिड, यहां तक समझ में आ गया? सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड के बारे में देख लिया। क्लियर है? यस, देख लो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, बाकी 2 गायब है, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लिया। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ये स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का है, यानी बेसिक मॉलिक्यूल का है। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये बेसिक मॉलिक्यूल कैसे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है, क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूल है। ये सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कैसे बनाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाता है, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर। नाउ नेक्स्ट, हमारे एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड यहाँ पे हो सकता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होते हैं? जब दो अमीनो एसिड को एक साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है, प्रोटीन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन अगर बनाना है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स को एक साथ जोड़ना होगा, ठीक है। क्लियर है? बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, अमीनो एसिड्स। वो सारे अमीनो एसिड्स को क्या करना पड़ेगा? एक साथ जोड़ना पड़ेगा, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, तब जाके क्या बनेगा? वेरी नाइस, प्रोटीन बनेगा। ये प्रोटीन अब अमीनो एसिड के ज्वाइनिंग पर बन रहा है, लेकिन अब ये ज्वाइन होगा तो होगा कैसे? ये कैसे ज्वाइन होगा? यहां पे क्या होते हैं,
यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है पेप्टाइड बॉन्ड से। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड से फॉर्मेशन होता है, बट वो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ वाटर। इसको क्या कहेंगे यहाँ पे? अच्छा, इसके पहले के रिमूवल ऑफ वाटर को देखें, हम रिएक्शंस देखेंगे यहाँ पे, बट लेट्स टॉक अबाउट कि दो अमीनो, अच्छा, लॉस ऑफ वाटर, यस, रिमूवल ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन कहेंगे कि रिडक्शन कहेंगे? व्हाट इज दैट डिवीजन? हाइड्रोलाइसिस कहेंगे कि क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे? आप मुझे बताइएगा। दो अमीनो एसिड को कंबाइन करना है, ठीक है? यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप, एक अमीनो एसिड का जब दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ता है, फॉर एग्जांपल ये आपका बन गया एक आपका अमीनो एसिड, ठीक है, एक अमीनो एसिड। अब हमें दूसरा अमीनो एसिड जोड़ना है, हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास दूसरा अमीनो एसिड है यहाँ पे, क्या है हमारे पास? दूसरा अमीनो एसिड है। इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होना चाहिए? यहाँ पे क्या फॉर्म होना चाहिए? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे एक अमीनो एसिड कंबाइंस विद कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ अनदर अमीनो एसिड, ठीक है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड, राइट? जब एक अमीनो ग्रुप, इस अमीनो, ये अमीनो ग्रुप इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कंबाइन होगा तो यहाँ पे किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो होगा कैसे? यहां से वाटर को रिमूव करके, वाटर को क्या करके? वाटर को रिमूव करके, यानी यहाँ पे क्या कटेगा? यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे क्या कटेगा? एक H कटेगा, दो H कटेगा, एक O कटेगा, यानी यहां से एक H हटेगा और यहां से एक O हटेगा। यहाँ पे N अलग हो जाएगा, तो हम इसको NH3 इस तरह से नहीं लिखते हैं, जब साइड में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, है ना? इस तरह से लिखते हैं। तो जब कटेगा तो क्या हो जाएगा? ये एक, इसमें से एक H निकलेगा और इसमें से OH निकलेगा, तब ये दोनों निकलेंगे वाटर के फॉर्म में, ठीक है? फिर क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये अल्टीमेटली बन जाएगा हमारा डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, सीओ के साथ क्या रहेगा? यहाँ पे क्या है? एन है, इसके साथ क्या जुड़ेगा? यहाँ पे बनेगा सीओ एन एच, ठीक है, सीओ एन एच, कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन, एल्काइल ग्रुप। दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन। ये प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन बनने का पहला स्टेप, यानी दो अमीनो एसिड यहाँ पे कंबाइन हो गए। कैसे कंबाइन हुए? तो बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड हियर। यहाँ पे क्या बना? पेप्टाइड बॉन्ड बना। समझ में आया? ठीक है,
समझ में आया? फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। हमारे पास एक अमीनो एसिड है, फिर यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड। ये दोनों अमीनो एसिड को हमें क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि सिर्फ सिंगल सिंगल अमीनो एसिड से प्रोटीन नहीं बनेगा, हमें बहुत सारे अलग अलग अमीनो एसिड को जोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे सिंगल सिंगल अमीनो एसिड को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ेंगे सारे अमीनो एसिड को, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो जब ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, इसके कॉम्बिनेशन के लिए, ये दोनों को जोड़ने के लिए वाटर को रिमूव किया जाता है। यानी किसी भी दो मॉलिक्यूल को अगर जोड़ना है तो वाटर को हटा दो बीच से, और अगर किसी भी दो मॉलिक्यूल को अलग करना है तो वाटर को बीच में ऐड कर दो। ठीक है, ऐसा है कि हमारे घर में जो या हमारे जो दो पति पत्नी होते हैं, ठीक है, एक क्या होता है, एक हस्बैंड एंड एक वाइफ है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ को दोनों को क्या करना है, एक साथ रहना है, तो ईगो को क्या करना है, निकाल देना है, वाटर को यहाँ पे रिमूव कर देना है। लेकिन अगर दोनों को एक साथ नहीं रहना, अगर दोनों को सेपरेट करना है, तो बीच में ईगो घुसा देना है, यानी बीच में वाटर को घुसा देना है। अब वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? लिंक विथ योर लाइफ, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। प्लीज लिंक एवरीथिंग विथ योर लाइफ, रिलेटेड टू योर लाइफ। इट विल बी सुपर इजी, इट विल बी सुपर डुपर इजी। मतलब यहां से वाटर को अगर रिमूव करते हैं तो दो अमीनो एसिड यहां पे जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहां पे अब हम तीसरा अमीनो एसिड जोड़े तो यहां से एक ईगो निकालेंगे तो तीसरा अमीनो एसिड जुड़ेगा, चौथा जुड़ेंगे तो वहां का ईगो निकालेंगे यानी वाटर निकालेंगे तो चौथा जुड़ेगा। ऐसे ही जुड़ता जाएगा, ऐसे क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा, राइट। अब ये क्यों पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, क्यों केमिकल बॉन्ड कहलाता है, ये सब केमिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, डिटेल में। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़िएगा, तो वहां पे आप लोग पूछ लीजिएगा केमिस्ट्री सर से कि सर इसका पेप्टाइड बॉन्ड नाम क्यों पड़ा, इसका केमिकल आयोनिक बॉन्ड नाम क्यों पड़ा, ठीक है, इसका एस्टर बॉन्ड नाम क्यों पड़ा, वहां पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग पढ़िएगा बायोमोलिक्यूल्स 12th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री में भी सेम चैप्टर है, सेम चैप्टर है केमिस्ट्री में भी, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉलीपेप्टाइड के बारे में। तो ये हमने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हमने देख लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉलीपेप्टाइड क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा बस, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड किसको कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड वो होता है जिसमें 10 अमीनो एसिड, जैसे हमने यहाँ पे एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीसरे जोड़ेंगे, चौथा जोड़ेंगे, पांचवा जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते जाएंगे और 10 अमीनो एसिड हो जाएगा। 10 तक ये नॉर्मल क्या कहलाएगा, 10 तक ये नॉर्मल पेप्टाइड, और ये आपको नॉर्मल सिंपल अमीनो एसिड्स के नाम से हम लोग कहेंगे इसको, ठीक है, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जैसे ऑलिगोपेप्टाइड, शॉर्ट पेप्टाइड को हम ऑलिगोपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। डाइपेप्टाइड, उसके बाद आता है डाई के बाद सीधे ऑलिगोपेप्टाइड आ जाता है। 3 to 10 पेप्टाइड जो होते हैं उसको हम ऑलिगोपेप्टाइड कहते हैं। एक है तो अमीनो एसिड, ठीक है, अगर दो है डाई पेप्टाइड, ठीक है, अगर 3 है, ठीक है, 2 है तो डाइपेप्टाइड, 1 है तो अमीनो एसिड हो जाएगा, सिंपल अमीनो एसिड। 3 है, 3 से लेकर 10 है, इसको हम कहेंगे ऑलिगोपेप्टाइड। ऑलिगोपेप्टाइड इज कॉल्ड शॉर्ट चेन ऑफ प्रोटीन, शॉर्ट चेन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ऑलिगोपेप्टाइड कहेंगे। मेरा नेटवर्क सही नहीं है क्या, बोर्ड ब्लर आ रहा है सबको? ओके, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, तब तक ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, अपने आप।
नेटवर्क इश्यू है, अपने आप ठीक हो जाएगा। 2 मिनट ब्रेक। यू कैन ड्रिंक वाटर, वाटर वाटर पी लीजिए भाई, बड़ा गर्मी है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, सो पॉलीपेप्टाइड क्या है? व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड? बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस लेट्स अंडरस्टैंड नॉर्मल पेप्टाइड। सो एक अमीनो एसिड है, ठीक है, यहाँ पे 2 अमीनो एसिड मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाए और ये कहलाएगा डाइपेप्टाइड। 2 यहाँ पे क्या है? अमीनो एसिड है। 2 से ज्यादा, 3 से लेकर 10 है, ऑलिगोपेप्टाइड कहलाएगा। यानी लेस देन 10 अगर है तो क्या कहलाएगा? ऑलिगोपेप्टाइड या फिर शॉर्ट चेन ऑफ प्रोटीन। वहीं अगर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मोर देन 10 अमीनो एसिड आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। मॉलिक्यूल्स containing more than 10 amino acids, उसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। उसको क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। ठीक है, ये कैसे बनता है? एकदम लाइन से हम अमीनो एसिड को जोड़ते जाएंगे, दैट विल फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। और ये अराउंड 100 तक ये बन सकता है। क्या बन सकता है? 100 तक बन सकता है। ठीक है, 100 तक। और वहीं अगर हम बात करें 100 से अगर जब ज्यादा जाता है, 100 तक रहेगा, हम उसको क्या कहेंगे? क्या करें यार, बोर्ड दर आ रहा है, वाईफाई। रुक जाइए, बस 1-2 मिनट रुक जाइए, ठीक है? 2 मिनट, अपने आप ठीक होता रहेगा। नेटवर्क का इश्यू है, अब हम क्या करें, टावर पर तो नहीं चढ़ सकते ना, है ना? वाईफाई का हम देखते हैं क्या होता है, वाईफाई कनेक्ट करते हैं। आई होप, भगवान से प्रे करेंगे कि बोर्ड क्लियर हो जाए, नेटवर्क सही आ जाए, ठीक है? आप लोग बेचारे पढ़ने के लिए 1 घंटा सवा घंटा आते हो और उसमें ये प्रॉब्लम होने लगता है। आई एम रियली फीलिंग वेरी बैड, ठीक है, वेरी वेरी बैड। not only oligopeptide, स्मॉल पेप्टाइड, जो छोटे छोटे पेप्टाइड्स होते हैं उनको हम शॉर्ट प्रोटीन कहते हैं। छोटे छोटे जो पेप्टाइड्स होते हैं, जैसे आपको 10 से भी ज्यादा है, 15 है, 20 है, यानी शॉर्ट शॉर्ट चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स और शॉर्ट चेन ऑफ पेप्टाइड्स, दैट वी कॉल इट एज प्रोटीन, शॉर्ट प्रोटीन्स। ठीक है, और अगर बात करें वही लॉन्गर का, बड़ा, मोर देन 100 पेप्टाइड जुड़ गए, मोर देन 100 अमीनो एसिड जुड़ गए, तो उनको हम कहेंगे प्रोटीन। उनको क्या कहेंगे? प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स कंटेनिंग मोर देन 100 अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड्स कंटेनिंग मोर देन 100 amino acid is called protein. It's called protein. Are generally called, हम लिख सकते हैं are called, यानी 100 आ गया ना, are called protein. इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 10,000 से भी ज्यादा होगा। ठीक है, 10,000 से भी ज्यादा होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, डाल्टन। ठीक है, सो दैट वी कॉल इट एज प्रोटीन। इसको हम क्या कहेंगे? प्रोटीन कहेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि हमारा प्रोटीन यहाँ पे हो गया खत्म, छोटा मोटा। अभी हम लोग प्रोटीन, आगे हम लोग देखेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो उसमें हम लोग प्रोटीन का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर वगैरह सब देखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है लिपिड्स। नेक्स्ट क्या है? लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, यानी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। लिपिड फैटी एसिड, फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल के साथ मिल जाता है उसको हम कहते हैं लिपिड। समझ में आया? फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल के साथ मिल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं लिपिड। सिंपल सी चीज है। हमारे बॉडी में हम लोग लिपिड के फॉर्म में लेते हैं सब। ऑयल वगैरह जब हम लोग खाते हैं वो लिपिड होता है, ठीक है। हम एज ए लिपिड हम अपने बॉडी में लेते हैं। बॉडी में जाने के बाद वो टूटता है, लिपेज उसको तोड़ता है। टूटने के बाद वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। विच मीन्स हमारे लिपिड का बेसिक यूनिट क्या है? फैटी एसिड विथ अल्कोहल या ग्लिसरॉल हम इसको कहें, या हम इसको अल्कोहल कहें, अल्कोहल के साथ ही ज्वाइन all group. So that will be your lipid. That will be your lipid, right? But lipid is, acha, tell me one thing. Lipid is soluble in water or insoluble in water? Tell me. Lipids are soluble in water or insoluble? Insoluble in water. ठीक है, insoluble in water, and they are soluble in various organic solvents. Soluble in substances like ether, benzene, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। यानी ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। ये सब क्या है? ये सब नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। क्या है? ये सब नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। यानी पोलर मॉलिक्यूल के साथ ये क्या है? वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर सॉल्वेंट है ना? क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। और पोलर सॉल्वेंट में ये इंसॉल्युबल है, वेयर एज नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल है। क्लियर है? पोलर सॉल्वेंट में ये इंसॉल्युबल है, बट नॉन पोलर में ये सॉल्युबल है, राइट? ओके, चलो, तो ये था छोटा सा। देखो, जो भी पोलर लिपिड क्या है? लिपिड एक नॉन पोलर सब्सटेंस है। क्या है ये? लिपिड इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि फैटी एसिड है। फैटी एसिड एक नॉन ठीक है। सो ये क्या है? ये हमारा जो सॉल्वेंट है, यानी ये जो
नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ये फैटी एसिड डिसॉल्व नहीं हो, उसमें फैटी एसिड डिसॉल्व होता है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऐसे जो पोलर हैं उनमें ये डिसॉल्व नहीं होता है। सो पोलर, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है फैटी एसिड, सो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से ये पोलर में डिसॉल्व नहीं होता है। नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस, एंड दैट इज योर ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी समझ में आया? लिपिड मॉलिक्यूल दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्लियर? The basic component of lipid is nothing but fatty acid. So fatty acid से ही लिपिड बना है। अब हम देखेंगे कि फैटी एसिड क्या है। ठीक है, अपन लोग क्या देखेंगे, फैटी एसिड क्या है। तो फैटी एसिड, यहां तक सबको समझ में आया? प्रोटीन हमने अभी तक अमीनो एसिड के डिफरेंट टाइप्स पढ़े, अमीनो एसिड कैसे एक साथ जुड़ते हैं ये देखा, अमीनो एसिड में कौन कौन से अमीनो एसिड्स आएंगे, डिफरेंट क्लासेस यानी टाइप्स देखे। फिर देखे कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड कैसे एक साथ जुड़ता है, हाइड्रोलाइसिस वहां पे कैसे, वाटर का रिमूवल वहां पे कैसे होता है। फिर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड कौन कौन, कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा वहां पे। फिर हमने क्या देखा, लिपिड के बारे में देखा कि हमारे जो लिपिड होते हैं वो लिपिड कैसे बने हैं। तो फैटी एसिड और किसी एक अल्कोहल ग्रुप के दोनों को जुड़ने से बने हैं, इसको हम कहेंगे यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन। यहाँ पे हम कहेंगे एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, क्या कहेंगे, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन क्या है, एस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, ये सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का दोनों का जब एस्टेरिफिकेशन होता है, यानी यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच वो एस्टर बॉन्ड बनेगा, और ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, लिपिड बनेंगे। ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, लिपिड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, और दोनों मिलकर क्या बनेंगे, दोनों मिलकर बनेंगे लिपिड। अब देखेंगे कि हमारे जो लिपिड है ये किसमें सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है सब्सटेंसेस लाइक नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, और ये सॉल्युबल, इनसॉल्युबल किसमें है, वाटर में ये इनसॉल्युबल है। समझ में आया? बोलो हाँ या ना, समझ में आया? ओके। फैटी एसिड क्या है, व्हाट इज फैटी एसिड? ठीक है, ओके। तो फैटी एसिड जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, फैटी एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड छोड़िए, मारिए गोली इसको पटाख से, हटाइए, साइड फेंक देते हैं। फैटी एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आपको बहुत सारे कार्बन एक साथ जुड़कर एक चेन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फैटी एसिड चेन। बहुत सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स, जैसे मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, मिथाइल इथाइल आपने पढ़ा होगा, CH3 ग्रुप, CH2, CH3, CH4, ये सब चीजें आपने पढ़ा होगा, CH2, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, है ना, ब्यूटाइल, अल्काइल, ये सब चीजें आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप्स। नाउ हमारा जो फैटी एसिड्स है बहुत सारे छोटे छोटे चेन्स बनाकर एक लंबा सा चेन बनाता है विद 16 कार्बन, या फिर मान के चलिए कि हमारा क्या है, ऐसे इस तरह से आपको बनाते गए, है ना, इस तरह से आपको क्या क्या लॉन्ग चेन बनाते गए। इसमें क्या होता है, इसमें आपको मिथाइल होता है, इथाइल होता है, मिथाइल और इथाइल ग्रुप दोनों होते हैं, और इनका कार्बन अराउंड 16 कार्बन, 18 कार्बन, 20 कार्बन, ये लॉन्ग चेन बनाते हैं। दैट विल बी योर फैटी एसिड। इसका पूरा डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि फैटी एसिड कैसा का स्ट्रक्चर क्या है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या है। ग्लिसरॉल इज ऑल्सो ए कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, और वो क्या होता है, उसमें होता है CH2OH। ठीक है, थ्री स्ट्रक्चर है यहाँ पे, 3 चेन है यहाँ पे, CHOH और CH2OH। So this is a glycerol. This is a glycerol molecule. ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जब इस चेन के साथ, जब फैटी एसिड के चेन के साथ जुड़ जाता है
फैटी एसिड, ये फैटी एसिड का चेन मान लीजिए फैटी एसिड का चेन है। ये जब फैटी एसिड के चेन के साथ जुड़ जाता है क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक लिपिड। क्या बन जाता है, लिपिड बन जाता है। या ये क्या बन जाएगा, लिपिड है। उसके साथ साथ अगर 3 फैटी एसिड चेन इसमें बन गए, अगर इसमें क्या बन गए, 3 फैटी एसिड चेन यहाँ पे बन गए, तो ये कहलाने लगेगा ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। ये सब हम लोग डिटेल में अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। ऐसा ही होता है, ये फैटी एसिड का चेन है, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। क्या है, एक ग्लिसरॉल है और ये है फैटी एसिड का चेन। अब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन होगा, यानी दोनों को जोड़ना है। जब जोड़ना है तो क्या करना है, ईगो को हटा देना है, वाटर को हटा देना है, तब जुड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे भी वाटर रिमूव होगा और यहाँ पे बनेगा एस्टर बॉन्ड और ये होगा एस्टेरिफिकेशन और ये दोनों जुड़कर ये पूरा बन जाएगा लिपिड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहां से हम ईगो हटा देंगे तो दोनों का संबंध गहरा हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। यानी वाटर के रिमूवल, यहां से वाटर को हम रिमूव कर देंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जोड़ देंगे, एक लिपिड मॉलिक्यूल बन जाएगा। कैसे बनेगा, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे कैसे जुड़ते हैं, ये सब चीजें हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। समझ में आया, समझ में आ गया क्लियरली? यस माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, या ओके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।